हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल रोश पीसीएस क्लासेस स्वागत करता है। और इस चैनल पे आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स की व्यवस्था की जाती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज के तहत कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसमें है वंदे भारत मिशन, आयुष संजीवनी ऐप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इरिमी, मुस्तफ़ा अल कदीमी, नासिक नगर निगम, बुद्ध जयंती, सरफेसी एक्ट, विजग गैस लीक और इजराइल राजनीतिक संकट। नेक्स्ट देखेंगे बिहार से राजीव रंजन सिंह के बारे में, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सेल और बेरोजगारी सूचकांक। इसके बाद एडिटोरियल पॉइंट पे गौर करेंगे, जिसमें दो एडिटोरियल है। पहला दैनिक जागरण से, ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां, और दूसरा द हिंदू न्यूज़पेपर से, रिसस्टिटेटिंग मल्टीलेटरलाइजेशन विद इंडियाज हेल्प। और अंत में देखेंगे क्वेश्चन आज का हमारा है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु केंद्रीय कैबिनेट ने सांसद स्थानीय विकास योजना यानी एमपीलैट्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सरकार का यह कदम कितना उचित है, चर्चा करें। तो स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला है हमारा वंदे भारत मिशन। इस मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने की है, जिसका उद्देश्य है कि विदेशों में फंसे प्रवासियों को, जिसकी संख्या लगभग 15,000 है, प्रथम चरण में इन्हें भारत लाया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लगभग 64 उड़ानें को विभिन्न देशों में भेजा है और वहां से प्रवासियों को भारत लाया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स वंदे भारत मिशन। दूसरा है आयुष संजीवनी ऐप। इस ऐप की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है, जिसका उद्देश्य है आयुष ज्ञान का प्रसार करना। यानी आयुष संजीवनी ऐप का जो मुख्य मकसद है वह है मेडिकल क्षेत्र में ज्ञान की बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दरअसल नारियल के रेशा पर अध्ययन करने के लिए भारत का जो कॉयर बोर्ड है वह आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है और दोनों मिल करके एक संस्था का गठन किया है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यह संस्था नारियल के रेशा पर शोध का काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं ई रीमी, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चूंकि इसके बारे में न्यूज़ यह था कि यह संस्था जो है, यह कारखाना जो है अभी बिहार के जमालपुर में है, लेकिन न्यूज़ में यह आया था कि इसे अब लखनऊ स्थानांतरित किया जाएगा, इसीलिए यह न्यूज़ में था। और जमालपुर में जो यह कारखाना है यह रेलवे प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करती है और रेलवे के कई तरह के पार्ट्स पुर्जे का भी निर्माण यहाँ किया जाता है। आगे देखते हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक में काफ़ी मुश्किलों के बाद जो इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख थे मुस्तफ़ा अल कदीमी, उन्हें इराक का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में इराक के जो प्रधानमंत्री हो गए हैं वह मुस्तफ़ा अल कदीमी है। नेक्स्ट नासिक नगर निगम। तो चूंकि कोविड-19 के लिए यह नगर निगम काफ़ी फेमस हो गया है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के क्षेत्र में काम करने वाला नासिक नगर निगम बन गया है, इसीलिए न्यूज़ में था। आगे देखते हैं बुद्ध जयंती। तो बुद्ध जयंती को कई नामों से जाना जाता है। इसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, जिसे हाल ही में मनाया गया था और इस पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। तो इस दिन का क्या महत्व है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चूंकि यह जयंती जो है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और साथ में इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था और इन्होंने महापरिनिर्वाण भी इसी दिन प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये विष्णु के 9वें अवतार हैं और साथ ही इस दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन कृष्ण ने सुदामा को दरिद्रता दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए थे। तो इसलिए न्यूज़ में था। आगे देखते हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट का पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल असेस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है। इसको जो है 2002 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक बैंकों से कर्ज की वसूली करना। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि अब यह जो एक्ट है वह कोऑपरेटिव बैंक पर भी लागू होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कोऑपरेटिव बैंक के पास भी एनपीए हो जाती है तो उसके चल और अचल संपत्ति का नीलामी करके बैंक अपने कर्ज की वसूली कर सकता है। नेक्स्ट है बीजक गैस लीक।
तो चूंकि हाल ही में विशाखापत्तनम में गैस लीक हुआ था, वहाँ एक जगह है जिसका नाम है विजग। विजग में ही एक प्लांट है जिसका नाम है पॉलीमर प्लांट। वहीं अस्टायरीन नामक गैस लीक हो गया था, जिसके कारण कई व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और इस कारण से यह सुर्खियों में था। आज के करंट्स का क्लास टॉपिक देखते हैं, इजराइल राजनीतिक संकट। दरअसल पिछले 1 साल से इजराइल में प्रधानमंत्री बनने के लिए वहां 3-3 चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा था। मगर इसी बीच वहां के मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इजराइल की, उसने फैसला सुनाया है कि अब जो है बेंजामिन नेतन्याहू ही इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे। तो इस प्रकार अब इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू होने वाले हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का करंट। चलते हैं आगे और देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये होंगे ऑप्शन बी, मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी। दूसरा, कोविड-19 के क्षेत्र में किस नगर निगम ने सर्वाधिक कार्य किया है? कोविड-19 के क्षेत्र में किस नगर निगम ने सर्वाधिक कार्य किए हैं? तो ये होगा ऑप्शन सी, नासिक नगर निगम। नासिक नगर निगम। तीसरा है, नारियल के रेशा पर अध्ययन करने हेतु क्वाड बोर्ड ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? नारियल के रेशा पर अध्ययन करने हेतु क्वाड बोर्ड ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये होगा ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। आगे देखते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयुष संजीवनी ऐप। आयुष संजीवनी ऐप। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रवासियों को भारत लाने हेतु सरकार ने कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? हाल ही में प्रवासियों को भारत लाने हेतु सरकार ने कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? तो ये होगा वंदे भारत मिशन। ऑप्शन सी, वंदे भारत मिशन। अब मूव करते हैं अपने बिहार की ओर और देखते हैं कि बिहार से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो है फ्रेंड्स वह 3 टॉपिक है, राजीव रंजन सिंह, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सेल और बेरोजगारी सूचकांक। तो पहला देखते हैं राजीव रंजन सिंह। इन्हें ललन सिंह भी कहा जाता है और हाल ही में इन्हें लोक लेखा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है और ये जो है जदयू पार्टी के नेता हैं। और फ्रेंड्स हम पिछले बार बताए थे कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है और ये जो नियुक्त करते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला हैं। ओम प्रकाश बिरला हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सेल। तो चूंकि अब बिहार में जो है कई ऐसे जिले हैं जहां पानी की संकट देखी जा रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 21 जिले में इस प्रकार के सेल का गठन किया है, जिसका कार्य होगा भूजल स्तर पर नजर रखना। और इसी के उद्देश्य से बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी सूचकांक। तो हाल ही में बेरोजगारी इंडेक्स जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पांडिचेरी में है, जबकि हमारा बिहार जो है वह चौथे पोजीशन पे है और तमिलनाडु को दूसरा रैंक दिया गया है जबकि झारखंड को तीसरा रैंक। इस प्रकार पांडिचेरी प्रथम स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, झारखंड तीसरे स्थान पर और बिहार चौथे स्थान पर है। तो ये था बिहार से संबंधित कुछ करंट्स। अब आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस नेता को लोक लेखा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? हाल ही में बिहार के किस नेता को लोक लेखा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो वो होगा ऑप्शन ए, ललन सिंह। ललन सिंह। एक लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है? वर्तमान में बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान दिया गया है? ये होगा ऑप्शन डी, चौथा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं एडिटोरियल पॉइंट पर। तो इसके तहत हमने 2 एडिटोरियल चुना। पहला हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण से जिसका हेडलाइंस है ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां, और दूसरा है हिंदू न्यूज़पेपर से रिसस्टिटेटिंग मल्टीलैटरलाइजेशन विद इंडियाज हेल्प। तो इसको हम देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां। इस संपादन के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में भारत में या विश्व में जो ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन चल गया है वह कितना कारगर है, इस पर जो है लेखक चर्चा करना चाह रहे हैं। तो चूंकि फ्रेंड्स शिक्षा का जो उद्देश्य होता है
वह होता है चरित्र निर्माण करना, समाज कल्याण करना, ज्ञान का प्रसार करना और रोजगार सृजन करना। तो क्या ये चारों मकसद को ऑनलाइन शिक्षा पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, इसी पर चर्चा किया गया है। तो जहाँ ऑफलाइन क्लास बच्चों को दिया जाता था, उससे क्या होता था कि चरित्र का निर्माण किया जाता था, बच्चों को बताया जाता था या बच्चे अपने टीचर को देख करके यह सीखते थे कि हमारा कैरेक्टर कैसा हो। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के तहत चरित्र निर्माण की गारंटी बहुत कम हो जाती है। वहीं समाज कल्याण की बात करें तो समाज कल्याण भी जो होता था वह कक्षीय शिक्षा से ज़्यादा होता था। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सोसाइटी वेलफेयर का काम उतना कारगर दिखाई नहीं देता है जितना कि ऑफलाइन क्लास में यह समझ में आता है। नेक्स्ट है ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान के बारे में तो ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही कारगर साबित हो रही है, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन के तहत हम एक सीमित बच्चों को ही एक कुछ समय के अंतर्गत हम जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के थ्रू हम एक साथ कुछ ही घंटे में कई हजार कई लाख बच्चों को एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑनलाइन शिक्षा जो है ऑफलाइन से बेहतर है ज्ञान प्रसार के माध्यम से। और वहीं रोजगार सृजन का मामला देखेंगे तो रोजगार सृजन के हिसाब से भी ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही अच्छी है। ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत ही कम रोजगार मिलने का चांस रहता है, लेकिन अब जो है ऑनलाइन के माध्यम से आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी रोजगार हासिल कर सकते हैं। तो इसी पर लेखक ने चर्चा किया है और बताया है कि ऑनलाइन शिक्षा में वर्तमान समय में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो चुनौतियों के तहत फ्रेंड्स पहला है इंटरनेट। कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट का जो है टावर हर जगह रहे ही। वहाँ कई बार देखा गया है कि इसके कनेक्शन में कई तरह का डिस्टरबेंस पैदा हो गया है। उसके अलावा हम पूंजी निर्माण को भी देखेंगे, चूंकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो यह सबके बस की बात नहीं कि वह ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर सके। जागरूकता की भी कमी है। अगर लोगों के बीच जागरूकता आ जाए तो वह ऑनलाइन के तहत खुद भी पढ़ा सकता है और आने वाले जनरेशन को ऑनलाइन के तहत एजुकेशन प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन इसके मार्ग में जो चुनौतियां हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं द हिंदू का। इस एडिटोरियल के तहत राइटर ये बोल रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में अमेरिका और चाइना के बीच में कोविड-19 को लेकर के जो विवाद है, इस परिस्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। तो चूंकि भारत को यह ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका और चाइना वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उस संदर्भ में भारत को सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। यानी यहाँ पर इंडिया को ये सजेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार को कि वह चाइना और यूएसए के बीच में समझौतावादी नीति को अपनाए। अगर दोनों के बीच में तनाव रहता है तो इससे पूरे विश्व के साथ साथ भारत को भी खामियाजा झेलना पड़ेगा। हाल ही में जैसे कि भारत ने कदम उठाया कि जो भी कंपनी कोविड-19 के कारण चाइना छोड़ रहे हैं उसे भारत ने ऑफर दिया है कि आप मेरे के यहाँ आइए, हम आपको फ्री में जमीन मुहैया कराएंगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को खत्म किया जाना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन उतना कारगर प्रयास भारत सरकार नहीं कर पा रही है। जैसे पिछले कुछ समय में यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वार चला था, तो उस ट्रेड वार को सुलझाने के लिए डब्ल्यूटीओ काफी प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। उसी तरह से वर्तमान समय में भारत सरकार भी असफल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर राइटर जो है डब्ल्यूटीओ और सेंट्रल यानी इंडिया गवर्नमेंट का चर्चा किया है कि यूएसए और चाइना के विवाद को खत्म करने में ये दोनों सराहनीय कदम उठा सकते हैं, वरना आने वाले समय में ट्रेड और टूरिज्म पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का एडिटोरियल पॉइंट। अब चलते हैं आज का सवाल। लेकिन आज का सवाल जाने से पहले हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन पर क्या कल का क्वेश्चन था और उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स उसका सेंटर था मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कोविड-19, यानी कोविड-19 के जांच के लिए, नियंत्रण के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है वो से क्या परेशानी हो रही है। तो वर्तमान समय में कोरोना वायरस पर निगरानी रखने के लिए कई तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी, मोबाइल ऐप, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जियो फेंसिंग आदि आदि। तो इसको हम देखते हैं एक एक करके कि आखिर ये कौन कौन सा टेक्नोलॉजी क्या क्या काम करती है। तो लोकेशन ट्रैकिंग के तहत फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि जनता के यानी अपने कस्टमर के लोकेशन का ध्यान रखती है कि वह व्यक्ति जो है वर्तमान समय में कहाँ पर है और किस हाल में है।
इसकी जानकारी लोकेशन ट्रैकिंग के तहत ली जाती है। उसी तरह से सीसीटीवी कैमरा, तो सीसीटीवी कैमरा तो बिल्कुल हूबहू व्यक्ति सामने दिखाई देता है, या व्यक्ति जो भी काम कर चुका है उस काम को सीसीटीवी कैमरा में कैद कर लिया जाता है और उसे फिर एक सबूत के तौर पर रखा जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप। तो वर्तमान समय में कोविड-19 पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह के मोबाइल ऐप बनाए गए हैं। जैसे अभी फिलहाल में आरोग्य सेतु ऐप काफी चर्चा में है। तो कई तरह के एप्लीकेशन से जो है व्यक्ति के हुलिया का निगरानी रखा जा रहा है और इससे कोशिश किया जा रहा है कि कोविड-19 पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं रोबोट। रोबोट के जरिए भी कोरोना वायरस पर कंट्रोल पाया जा रहा है। यानी जहां व्यक्ति से काम ना करा करके डॉक्टर जो है मशीन से काम करा रहे हैं, या आम आदमी पूंजीपति मशीन से काम करा रहे हैं, जिसे रोबोट कहा जाता है। उसी तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध यह एक प्रकार का सुविधा है जो आपको बिना आपकी मर्जी से, या यूं कहे कि जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो अगर उसके गाड़ी में जो मशीन है वह इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई है, तो वह मशीन जो है खुद ब खुद इंफॉर्मेशन पुलिस में कर देगी और डॉक्टर के यहाँ कर देगी, हॉस्पिटल में कर देगी, जिससे बिना आपकी इंफॉर्मेशन दिए आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी, डॉक्टर पहुंच जाएंगे। तो ये सारा फैसिलिटी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत मिलता है और इसी से गवर्नमेंट जो है कोविड-19 पर भी निगरानी रख रही है। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह का बहुत ही मॉडर्न मशीन है जो कि व्यक्ति के कई प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता है। यानी आप इससे कोविड-19 से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ नहीं देंगे, लेकिन यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उस प्रश्न का जवाब दे देगा। उसी तरह से जियो फेंसिंग है। जियो फेंसिंग के तहत भी कोविड-19 पर कंट्रोल रखा जा रहा है। अब जैसे जियो फेंसिंग क्या है? तो मान लेते हैं कि कोई आदमी खेती करने के लिए ट्रैक्टर लिया और वह सोचता है कि हम इससे और ज्यादा पैसा कमाएं, तो वह अपने ट्रैक्टर को किराए पर देता है, लेकिन वह जानना चाहता है घर बैठे कि हमारा ट्रैक्टर अभी कहाँ है और किस पोजीशन में है। तो इस फैसिलिटी के जरिए, यानी जियो फेंसिंग के जरिए, वह घर बैठे बैठे जान सकता है कि उसकी गाड़ी अभी कहाँ पर है और वह किस हाल में है। तो ये फैसिलिटी जियो फेंसिंग के तहत प्रदान की जाती है और इसी जियो फेंसिंग के द्वारा कंपनीज हो या गवर्नमेंट हो, वह कोरोना वायरस का भी कंट्रोल कर रही है। तो चूंकि फ्रेंड्स बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए कोविड-19 पर कंट्रोल पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही है, कुछ समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे राइट टू प्राइवेसी का मामला जो है, जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये निजता का अधिकार जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसका ध्यान कंपनी को रखना होगा, सरकार को रखना होगा, और इसे अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा बताया था। उसमें हाल ही में आप देखें आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कि लोगों ने कहा कि इसमें कई तरह का इंफॉर्मेशन ऐसा है जो व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन करता है। उसी के तहत गूगल कंपनी ने क्या किया कि अपने लोकेशन ट्रैकिंग का जो मामला था उसे खत्म कर दिया है। तो ये सब परेशानी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हो रही है और इसी का डिस्कस करना था कल के क्वेश्चन में। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का सवाल है कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु केंद्रीय कैबिनेट ने सांसद स्थानीय विकास योजना यानी एमपी-लैड्स को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सरकार का यह कदम कितना उचित है, चर्चा करें। फिर से सुने। कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु केंद्रीय कैबिनेट ने सांसद स्थानीय विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सरकार का यह कदम कितना उचित है, चर्चा करें। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा करंट टॉपिक और इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। और चूंकि अभी फुल छुट्टी में है तो अभी अच्छा मौका है जितने भी आपके पेंडिंग पड़े हुए टास्क हैं उसको पूरा करने का। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।